चलिए, स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत आज का जो हमारा चैप्टर होगा वह है मूल रूप से शैक्षणिक अधिनियम। तो आज हम शैक्षणिक अधिनियम क्या है इसको जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आपका और बच जाएगा, छात्रावास प्रबंधन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करा देंगे। शैक्षणिक अधिनियम यानी एजुकेशनल एक्ट के संबंध में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एजुकेशनल एक्ट में मूल रूप से हम आरटी 2009 पर और एनसीएफ 2005 पर मूल रूप से फोकस्ड रहेंगे और उससे संबंधित हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चूंकि एनसीएफ 2005 और आपका आरटी 2009 समावेशी शिक्षा से भी संबंधित है, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी संबंधित है, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा हम चैप्टर अभी कवर करेंगे। शिक्षा अधिनियम क्या है, इसका क्या अर्थ है, इस संबंध में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की संसद ने, पार्लियामेंट ने शिक्षा प्रणाली में गिरावट और खराब स्थिति को देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे किस प्रकार के बच्चे हैं? सामान्य बच्चे हैं। और वहीं अगर हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में बात करें या फिजिकल हैंडीकैप्ड हम कह सकते हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में या फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चों के संबंध में, फिजिकल हैंडीकैप्ड के संबंध में ये जो एज ग्रुप है वह क्या हो जाता है? 6 से 18 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष और बढ़ा दीजिए। दोनों बातें आपको याद रहेगा कि नहीं? याद हो गया। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड के संबंध में पूछा जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एज ग्रुप क्या हो जाएगा? 6 से 18 वर्ष, और सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष। ये जो है मूल रूप से आरटी अधिनियम 2009 में इस बात की व्याख्या की गई है। उच्चतर शिक्षा अधिनियम और अधीनस्थ विधान विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में अधिनियम और नियम, एक्ट एंड रूल्स क्या हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में दाखिले और आरक्षण से संबंधित अधिनियम 2006, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग संशोधन अधिनियम 2010, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। अब देखिए, इन सारे अधिनियमों को आप माइंड में हल्का हल्का याद रखना, ठीक है। हो सकता है इस अधिनियम के संबंध में ही आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक। तो अधिनियमों को आप लोग थोड़ा सा माइंड में आप लोग रखेंगे। इसके अलावा देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन अधिनियम 2012, राष्ट्रीय संस्थान संशोधन अधिनियम 2012, वास्तुकार अधिनियम 1972, शिक्षा अधिनियम 1961, मसौदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2010 और भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2017, ठीक है। ये प्रमुख संशोधन है, समझ लीजिए आप। इसके अलावा जो है डीएलपी के संबंध में भी एक अधिनियम है जिसको हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के नाम से जानते हैं, है ना, इग्नू के नाम से जानते हैं। तो ये 1985 का अधिनियम, ये भी ध्यान में रखना है। पुस्तक प्रोन्नयन एवं प्रतिलिप्याधिकार, बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट से संबंधित जो अधिनियम है वो कहता है कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 और प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम 2012, ये दोनों जो हैं बुक प्रमोशन और कॉपीराइट एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान क्या रहा है, इस विषय में हम थोड़ा सा बात करना चाहें तो मूल भारतीय संविधान का भाग 4 डीपीएसपी के संबंध में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से राज्य का देश के लिए क्या कर्तव्य होगा ये बताता है। जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार के अगर हम बात करें तो हम लोग का क्या मौलिक अधिकार है, और हमारा भी एक मौलिक कर्तव्य होता है 51 का में
आर्टिकल 51 का में हम लोग के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी के विषय में बताया गया। उसी प्रकार से राज्य का भी एक अपना ड्यूटी होता है जो उसको देश के प्रति इसको उसे फॉलो करना चाहिए और फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भारतीय मूल संविधान के अंतर्गत भाग 4 इसी बात की व्याख्या करता है जिसे हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39। ये दोनों आर्टिकल के संबंध में अगर हम देखें, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान मूल रूप से किया गया है। वहीं शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति के रिपोर्ट ने सौंपी थी। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रहेंगी। शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति रिपोर्ट ने मूल रूप से सौंपी थी। 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार शिक्षा को बताया गया है वो 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करता है, संविधान को परिभाषित करता है। किसी प्रकार का अगर संवैधानिक संकट की स्थिति होती है तो तपस मजूमदार समिति 1999 में आर्टिकल 21A को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत शामिल कर लिया गया। ये जितने मैंने पॉइंट अभी आपको बताए हैं सारे पॉइंट्स मोस्ट आईएमपी है, आप नोट कर लो कहीं पर चाहोगे तो। शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो संवैधानिक जो प्राधिकार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। फिर तपस मजूमदार समिति 1999 में आर्टिकल 21 को जोड़ने की सिफारिश की। फिर वर्ष 2002 में जाकर के 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 सब क्लोज ए के अंतर्गत इसे शामिल किया गया जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार किया गया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान भी किया। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के सापेक्ष हम देखते हैं इसके अनुवर्ती कानून के रूप में आरटीई 2009 को माना जाता है। आरटीई 2009 को माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए आरटीई अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। धारा 12(1)(c) ये जो है आरटीई अधिनियम के संबंध में है। ठीक है, आरटीई अधिनियम के धारा 12(1)(c) में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक निजी और गैर सहायक प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें क्या करें, आरक्षित करें। तो अपने आप में भी ये बहुत आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। 6 से 14 वर्ष और विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। ठीक है, 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। किसके लिए, आपको समझ में आया, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं और वंचित बच्चों के लिए यानी एससी एसटी के लिए। ठीक, और देखिए यह विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य इन दोनों विषय पर ये बना सकते हैं। ठीक है, इसको लागू कर सकते हैं। तो मोस्ट आईएमपी भी लिख लो। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के संबंध में आता है जो शिक्षा का अधिकार है, यह केंद्र और राज्य दोनों का मामला होता है। इस नाम से इसे समवर्ती
सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची या राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये बात भी ध्यान में रहेगा आपको। अगला देखिए, यह छात्र शिक्षक अनुपात भवन, बुनियादी ढांचा, स्कूल कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए कार्य अवधि से संबंधित मानदंड और मानकों का प्रावधान करेगा। कौन? आरटी एक्ट 2009। इस अधिनियम में गैर शैक्षणिक और जैसे कि स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है। इसी नाम से शिक्षकों को इन सब चीजों में चुनाव ड्यूटी और सेंसस जनगणना करना, इन सब में चुनाव ड्यूटी लगाया जाता है। यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। क्या? आरटी एक्ट 2009। ठीक है, जो किसके समकक्ष, किसके अनुवर्ती कानून है भाई? वो आर्टिकल 21 सब क्लोज 1 के अनुवर्ती कानून है। देखिए, ये आरटी 2009 जो है किन बातों को प्रोहिबिटेट करता है, निषेध करता है? ये किन बातों को कहता है कि भाई आपको टीचर एज अ टीचर ये काम नहीं करना है? पहली बात, शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न। आप बच्चों को टीचर एज अ टीचर आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देंगे और किसी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी कि भाई तुम आप उससे कास्ट, जाति इत्यादि नहीं पूछ सकते। ठीक है, बच्चों को आपको एडमिशन लेना ही लेना है। प्रति व्यक्ति शुल्क आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खासकर शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके द्वारा निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। यह बच्चे जो उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने का कार्य मूल रूप से आरटी एक्ट 2009 करता है। तो इन बातों को आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड से संबंधित है। कक्षा 8 से ऊपर आरटी के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए क्या तर्क दिए गए थे? बच्चों के माता पिता को 9वीं कक्षा के बाद निजी स्कूलों में अत्यधिक फीस चुकानी पड़ती है जिसे वे वहन नहीं कर सकते। कक्षा 8 के बाद बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में बदलाव से बच्चों की मना स्थिति और शिक्षा प्रभावित हो सकती है और इस प्रकार आरटीई के लाभों का विस्तार शिक्षा में निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। यानी कि भाई जो बच्चे 8वीं तक अगर मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आगे के लिए भी हम अपने शिक्षा व्यवस्था को क्या करें, दुरुस्त करें, ताकि बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में ही जाकर के प्रवेश लेने के लिए बाध्यता ना हो। इस बात को यहाँ पर फोकस किया गया है। उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है। जैसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा संस्थानों, नौकरियों और दाखिले में आर्थिक आरक्षण 10% कोटा की शुरुआत की गई है। कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन। ठीक, इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई 50% आरक्षण की नीति में कवर नहीं हुए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। यह समाज के ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए सक्षम बनाता है। यानी ईडब्ल्यूएस में क्या है? संविधान संशोधन का मूल रूप से यह था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, खास करके जनरल कैटेगरी में इस 10% के आरक्षण कोटा को लाया गया है। ठीक है, कुछ प्रश्न जो आपके सामने हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जैसे कि शैक्षिक अधिनियम की विशेषता नहीं है, शैक्षिक अधिनियम की विशेषता नहीं है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के लिए प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन। कोई भी
विशेषता नहीं है, ये तो सब निषेध है वास्तव में, है ना। इस नाम से सही उत्तर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होगा। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की विशेषताएं हैं। आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। क्या, बिल्कुल सही बात है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में जानकारी देता है। यस, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से ये उपरोक्त सभी उत्तर क्या होगा, सही होगा। क्लियर, यहां तक जान पाए या नहीं? ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। कुट में प्रश्न जनरली यहां से बनते हैं, जहां पर आपका फैक्चुअल डेटा नहीं मिलता है वहां पर कुट में क्वेश्चन बनाया जाता है थ्योरी के आधार पर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाया है उन थ्योरीज को आपको ध्यान में रखना है और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे इससे रिलेटेड ही आएगा। इससे बाहर जो है आपका शैक्षणिक अधिनियम से प्रश्न नहीं बन रहा है। तो बहुत ध्यान से इसको बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए और अच्छे से इसको आप लोग माइंड में रखें ताकि सारे क्वेश्चंस आपसे अच्छे से बन पाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से एक पोस्ट जरूर हासिल करें। और एक लास्ट चैप्टर हमारा बच जा रहा है छात्रावास प्रबंधन, जिस पर मैं आपसे बहुत ही जल्द इस पर डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।